इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म मिरेकल एप्पल्स के बारे में, जो कहानी है आकिनोरी नाम के आदमी की, जो अपने परिवार के साथ एप्पल्स की खेती करता है। पर शादी के बाद उसे खेती का तरीका बदलना पड़ा, जिसकी वजह से उसके परिवार के हालात बिगड़ने लगे। पर फिर एक चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सेब एक ऐसा फल है जिससे इंसानियत की शुरुआत हुई और हजारों सालों पहले धीरे धीरे ये फल पूरी दुनिया में फैलने लगा। करीब 100 सालों पहले ये फल जापान में इंपोर्ट हुआ और इसकी खेती जापान में भी शुरू हो गई। पर इंसानों के अलावा कीड़े भी इस फल से प्यार करने लगे और इन्हीं कीड़ों की वजह से जापान के किसानों ने सेबों की खेती बंद कर दी। कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने खेती बंद नहीं की। वो किसान आओमोरी जिले के सुगारू गांव में रहते हैं और चाहे दूसरे किसान सेब की खेती ना कर पाने की वजह से हार मान चुके हों, एक ऐसा किसान था जिसने हार नहीं मानी। 1950 में जन्मा आकिनोरी बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था और उसकी हर एक चीज को डिसमेंटल करने की आदत से उसका परिवार और उसके दोस्त परेशान हो चुके थे। वो गैजेट्स तो बनाता था पर उसके एक्सपेरिमेंट्स उसी के दोस्त मोचान पर भारी पड़ रहे थे। फिर भी मोचान उसका हमेशा साथ देता रहा और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसकी मुलाकात मिएको से हुई। आकिनोरी के पिता चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट्स छोड़कर वो उनकी तरह खेती पर ध्यान दे और ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ रहा था। सिर्फ आकिनोरी की माँ मिकामी थी जो चाहती थी कि वो हार ना माने और तब तक एक्सपेरिमेंट्स करता जाए जब तक उसे कामयाबी ना मिले। अपनी माँ की बातें सुनकर और मिएको से ये जानकर कि सब उसे पागल समझते हैं, आकिनोरी ने फैसला किया कि वो अपने पिता के खिलाफ जाकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करेगा। अपना छोटा सा गांव छोड़कर वो टोक्यो चला गया और सालों तक अपने नए काम को खुशी खुशी करता रहा। पर फिर एक दिन उसे पता चला कि आओमोरी में तूफान की वजह से सारे खेत तबाह हो गए हैं और उसे अपने घर वापस जाना पड़ा। अपने घर पर काम करते हुए वो फिर से खेती के काम को कोसने लगा, पर खेतों ने ही उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी की है और इसलिए उसके पिता ने उसे चुप करा दिया। आकिनोरी को बताया गया कि उसकी शादी तय हो गई है, पर जब उसे बताया गया कि वो परिवार भी किसानों का परिवार है तो वो परेशान हो गया। अगली सुबह मोचान जबरदस्ती उसे उस लड़की के घर ले जाने लगा और घर में जाते ही उन दोनों को पता चला कि वो लड़की मिएको ही है। ये जानकर आकिनोरी और परेशान हो गया, पर कुछ वक्त बाद उसे एहसास हुआ कि वो मिएको को पसंद करने लगा है। जल्द ही उन दोनों की शादी की रात आई और बर्फ गिरने की वजह से वहाँ की बिजली कट गई। वहाँ मौजूद सारे लोग इसे एक अपशगुन मान रहे थे, पर इस अंधेरे में भी आकिनोरी ने रोशनी को ढूंढ निकाला। ये देखकर मिएको ने कहा कि आकिनोरी हमेशा लोगों की जिंदगी में रोशनी लाता है और आगे भी उसे यही करना होगा। आकिनोरी ने अपने ससुर सेजी के खेतों को संभालना शुरू किया और एक रात उसे पता चला कि वैसे तो पेस्टिसाइड्स का असर हर किसी पर होता है, पर मिएको पर वो असर ज्यादा होता है। मिएको को हमेशा से पेस्टिसाइड से एलर्जी रही है। सेजी का कहना था कि मिएको हमेशा ऐसे ही बीमार होती है, पर अगर उन्होंने पेस्टिसाइड नहीं डाले तो उनके सारे सेब बर्बाद हो जाएंगे। उस रात अपनी पत्नी की हालत देखकर आकिनोरी ने रास्ते ढूंढने शुरू किए और एक कमेटी बनाई जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेगी। जवान किसानों की इस कमेटी ने पेस्टिसाइड की जगह खाद के इस्तेमाल का तरीका ढूंढ निकाला, पर पेस्टिसाइड कम करने के बावजूद मिएको की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। मिएको को उल्टियां करते देख आकिनोरी परेशान हो गया, पर उल्टियां करने का कारण कुछ और था। मिएको ने उनकी बेटी को जन्म दिया और बच्चों की परवरिश के बारे में सीखने के लिए किताबें ढूंढते हुए उसे एक किताब मिली जिसमें बिना किसी केमिकल के खेती सिखाई जाती है। पहले तो आकिनोरी ने किताब की बातें हंसी में उड़ा दी, पर फिर वो उस किताब में गुम हो गया और रात भर पढ़कर अगली सुबह वो खुशी खुशी ये कहते हुए दौड़ने लगा कि उसे रास्ता मिल गया। उसने मिएको को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया और कहा कि इससे सबको फायदा होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की वजह से न सिर्फ किसानों को तकलीफ होती है पर उस फसल को खाने वालों को भी होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से सबसे ज्यादा फायदा आने वाली पीढ़ी को होगा। उसने सेजी से उनके 4 में से एक बगीचे का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी और इजाजत देकर सेजी ने कहा कि अगर वो कामयाब हुआ तो वो हर किसान से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कहेगा। उस दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला साल शुरू हुआ और सब कुछ सही चल रहा था। बिना केमिकल के फूल भी उग रहे थे और आकिनोरी बहुत खुश था। पर आकिनोरी की कमेटी में सिर्फ 3 लोग बचे जिन्होंने बताया कि पेस्टिसाइड बंद करने की वजह से उनके खेतों में कीड़े लग गए हैं और इसलिए उन सब के परिवार वाले उनसे नाराज हैं। आकिनोरी की भी उम्मीदें 3 महीनों में टूट गई। उसके पेड़ों के सारे पत्ते सूख गए
कहा जाता है कि सेबों की खेती में भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है, क्योंकि सेब एक ऐसा फल है जिसका बीमारियों और जीवों से लेना देना होता है। और यह सुनकर निराश आकिनोरी खुश हो गया, क्योंकि उसे अब सेब भी उतने दिलचस्प लगने लगे थे जितने दिलचस्प उसे गैजेट्स लगते हैं। और उस रात उसने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। दूसरे साल में उसने पेस्टिसाइड की जगह वसाबी नाम के पौधे का इस्तेमाल किया। इससे उसकी आंखें जलने लगी, पर वो रुका नहीं। उसने कॉफी, चाय, शराब और दूध जैसी खाने की हर एक चीज से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, पर हर कोशिश के बावजूद वो खेत बचा नहीं पाया। अब आकिनोरी को और पेड़ों की जरूरत थी, इसलिए वो सेजी के पूरे खेत का इस्तेमाल करना चाहता था। सेजी उसकी बात से सहमत नहीं था, पर आने वाली किसानों की मीटिंग में सेजी ने सबसे कह दिया कि उसके सारे खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होगी, और इससे हर कोई हैरान हो गया। उस रात सेजी ने एक शीशी दिखाई जिसमें जंग के मैदान की मिट्टी थी। उस जंग के दौरान सेजी भूखे पेट जंगल में रहा और हजारों लोग भूख और मलेरिया के कारण मर रहे थे। तब बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए उसने खेती करना शुरू किया। किसी चमत्कार की तरह वो ऐसा करने में कामयाब हुआ, और ये मिट्टी उसी जमीन की है। ये जानकर आकिनोरी और मेहनत करने लगा, और तीसरे साल वो नए तरीके ढूंढने लगा। साल गुजरा और उनके दूसरे और तीसरे बच्चों के जन्म से उन्हें और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। धीरे धीरे वो सही रास्ते की ओर बढ़ने लगे, पर यह तूफान से पहले की शांति थी। उनके खेतों के हर एक पेड़, हर एक पत्ते पर कीड़े लग गए, और दिन रात वो लोग कीड़ों को हटाने लगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हार हुई और हद से ज्यादा नुकसान हुआ। इस बात के लिए आकिनोरी के माता पिता ने माफी मांगी, पर मियाको अब भी अपने पति का साथ देना चाहती थी। सेजी भी उसे अपना बेटा मानता था, इसलिए ना तो उसने पैसे लिए और ना ही वो आकिनोरी से नाराज हुआ। हर कोई सेजी और उसके परिवार के खिलाफ हो गया था, पर सेजी ने इस कोशिश को पूरी करने के लिए अपनी सारी बचत बैंक से निकलवा ली, और वो उसी मुकाम पर आ खड़ा हुआ जिस मुकाम पर वो जंग के दौरान था। छठा साल शुरू हुआ और आकिनोरी ने अपनी बाइक और ट्रक दोनों बेच दिए। ना तो उसकी किसी ने मदद की और ना ही कोई उनसे बात कर रहा था। लोगों की नजरों से बचने के लिए आकिनोरी दिन उगने से पहले खेतों में जाने लगा और दिन ढलने के बाद ही घर लौटने लगा। 7वां साल शुरू हुआ और आकिनोरी ने देखा कि सारी फसलें तैयार हो रही है, सिवाय सेबों के। किसी तरह उनकी थोड़ी बहुत कमाई सब्जियों की खेती से होने लगी, पर उनके हिस्से में सिर्फ थोड़े से चावल आ रहे थे। आकिनोरी डर और हार के दलदल में फंसता जा रहा था, और उसे उसके आसपास के इस नर्क से बचाने का काम मियाको कर रही थी। मोचान भी अब आकिनोरी को इस जिद को छोड़ने के लिए कहने लगा, क्योंकि आकिनोरी के बच्चे भी इस जिद का शिकार होने लगे थे, और नाराज होकर मोचान ने अपनी दोस्ती तोड़ दी। उस रात मेले में आकिनोरी का बर्ताव देखकर उसके बच्चे भी उससे डरने लगे, और वो आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता था मुस्कुराना भूल गया। आकिनोरी को अपने पिता और भाई से भी कोई मदद नहीं मिली, और जिंदगी में पहली बार उसकी माँ ने भी उससे कह दिया कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर आकिनोरी टूट गया और उसने हार मान ली, पर सेजी अब भी इस काम में लगा हुआ था। परिवार को संभालने के लिए आकिनोरी सर्दी के मौसम में टोक्यो में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा और बुरे हालातों में जीकर पैसे इकट्ठे करने लगा। पर एक रात कुछ गुंडों ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। ऐसा होने पर उसने अपने परिवार से बात तो की, पर उन्हें सच्चाई नहीं बता पाया। जब वो घर लौट कर आया तो उसके खेतों पर सरकार ने कब्जा कर लिया और मजबूरी में उसे 2 बगीचे बेचने पड़े। वहाँ भी उसका मजाक उड़ाया गया। इन सारी परेशानियों के चलते वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा, और मियाको उसे पेड़ों से बातें करते देख परेशान हो गई। एक रात उन दोनों की बेटी बीमार हो गई, पर ना तो उनके पास गाड़ी थी और ना ही घर में बिजली। मजबूरी में आकिनोरी गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करने लगा, पर अब भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो और मियाको खुद अपनी बेटी को शहर की ओर ले गए और किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच पाए, जहां डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गई है। ये बात जानकर आकिनोरी को पछतावा होने लगा। जब मियाको हॉस्पिटल से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि आकिनोरी वहाँ है ही नहीं, और वो ये सोचने लगी कि वो मियाको को छोड़ना चाहता है। पर फिर उसने अपनी बेटी का लिखा एक ऐसे देखा जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती। मियाको ने उस दिन ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी, और वो आकिनोरी को ढूंढने निकल पड़ी। पर आकिनोरी उसे कहीं नहीं मिला। तब मियाको को एक डायरी मिली जिसमें आकिनोरी ने मियाको की बातें लिखी थी। वो अपनी कोशिश और मियाको की तबीयत के बारे में हर रोज लिखता रहा, पर उस डायरी के आखिरी पेज को पढ़कर मियाको को पता चला कि आकिनोरी अपनी जान देने वाला है। वो जल्द से जल्द उसे ढूंढने निकली, पर वो ये नहीं जानती थी कि जंगल के बीचों बीच आकिनोरी अपनी जान दे रहा है। अचानक उस जंगल में आकिनोरी की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो सेबों के पेड़ जैसा दिखने वाला एक ऐसा पेड़ था जो पहाड़ पर जंगल में उग रहा था, और जंगल के बीचों बीच ऐसा पेड़ उगना किसी चमत्कार से कम नहीं।
उसने देखा कि अखरोट के उस पेड़ पर एक भी कीड़ा नहीं था, जबकि उस पेड़ के आसपास कीड़े ही कीड़े मौजूद थे। आखिरकार आकिनोरी को मिट्टी देखकर समझ आया कि ऐसा क्यों है, और उसे उसका रास्ता आखिरकार मिल ही गया। पूरी रात उसे ढूंढकर मियाको ने हार मान ली थी, पर फिर उसके सामने आकिनोरी आ गया। उसने बताया कि पहाड़ों में पेड़ों को पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती, और उसने मियाको से एक आखिरी मौका मांगा। उस वक्त मियाको ने उसे उनकी बेटी का लिखा ऐसे दिखाया। ऐसे में उसने लिखा था कि उसके पिता कभी हार नहीं मानते और वो एक दिन उनके उगाए सेब खाना चाहती है, क्योंकि आज तक वो एक भी सेब खा नहीं पाई है। इस ऐसे से आकिनोरी को हिम्मत मिली और मियाको ने उसे याद दिलाया कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। पहाड़ों की मिट्टी में फर्क है, और आकिनोरी से गलती ये हो रही थी कि वो जंगली पेड़ काटते जा रहा था। इसीलिए उसे अपने पेड़ों को ऐसे उगाना है जैसे कि पहाड़ों में जंगल के बीचों बीच पेड़ उगते हों। सेबों के पेड़ इंसान की तरह होते हैं और उन्हें अकेलेपन में उगाना नहीं चाहिए। उन पेड़ों के साथ साथ आकिनोरी ने भी अपने अकेलेपन को दूर किया और फिर से बिना पेस्टिसाइड के खेती करने लगा। 9वां साल बाकी सालों से अलग रहा और सेब के पेड़ के पास उस परिवार ने सोयाबीन की खेती भी शुरू की। कुछ महीनों में बगीचा जंगल जैसा हो गया और आखिरकार आकिनोरी फिर से खुश रहने लगा। गांव के लोग अब भी आकिनोरी के खिलाफ थे, पर फिर उन्हें पता चला कि सारे कीड़े और तितलियां आकिनोरी के बागीचे में आ रही है, क्योंकि उसका बागीचा एक जंगल जैसा हो गया है। वो सब हैरान थे, क्योंकि आकिनोरी की सब्जियां गांव में सबसे बड़ी और बेहतर थी, और जल्द ही बैंक वालों ने भी आकिनोरी का कर्जा माफ कर दिया। मोचान ने उनके बिजली का बिल भर दिया, और जल्द ही दूसरे गांव वालों ने उनकी जिंदगी आसान करनी शुरू कर दी। उस साल सर्दी के मौसम में सेजी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, और डिमेंशिया की वजह से सेजी अपने परिवार को ही भूलने लगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 10 साल पूरे हुए और गांव वालों ने वो देखा जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वो सब आकिनोरी के खेतों को देखकर हैरान हुए, और मोचान जल्द से जल्द आकिनोरी के पास गया, जिसने अपने बागीचे को एक हफ्ते से नहीं देखा था। मोचान के कहने पर जब वो अपने बगीचे की ओर बढ़ा तो उसे इस बात का डर था कि फिर से बुरी खबर उसका इंतजार कर रही है। वो डर के मारे अपने बगीचे देख नहीं पा रहा था, पर मियाको ने जब अपना बगीचा देखा तो वो रोने लगी, और आकिनोरी को पता चला कि उसकी मेहनत सफल हुई। उसके सेबों के पेड़ पर फूल उगाए थे और उन फूलों पर एक भी कीड़े नहीं थे। 10 साल की अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने देखकर आकिनोरी अपने आंसू नहीं रोक पाया और अपने बगीचे के हर एक पेड़ का शुक्रिया अदा करने लगा। अंत में आकिनोरी के माता पिता भी उससे मिलने आए, और तब उन्होंने बताया कि सालों पहले सेजी ने उनसे कहा था कि जिस दिन आकिनोरी कामयाब हुआ उस दिन उन सबको बागीचे देखने आना होगा। उस बागीचे में एक पेड़ था जिस पर कोई फूल नहीं थे। आकिनोरी ने अपने बच्चों को बताया कि उसने उस पेड़ से बात नहीं की थी, इसलिए वो सूखा है, क्योंकि पेड़ भी बच्चों की तरह होते हैं और उन्हें प्यार देना जरूरी होता है। आखिरकार आकिनोरी का परिवार उनके उगाए सेब खा पाया, और उन सबको एहसास हुआ कि इससे अच्छे सेब उन्होंने पहले कभी नहीं खाए हैं। उस दिन उन्हें सेजी की मौत की खबर मिली, और तब उन सबको पता चला कि सेजी के हाथों में आकिनोरी का उगाया सेब है, जिसे वो मौत के बाद भी छोड़ नहीं रहा। आकिनोरी के सेब जल्द ही पूरे जापान में मशहूर हो गए, और उनकी जिंदगी एक अखरोट के पेड़ की वजह से पूरी तरह बदल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।